मैं राजनीति को बहुत गहरी नज़र से देख रहा हूँ, आपने सारी बातें कही, लेकिन विपक्ष की भूमिका के नाते जितने भी फ्रंट हैं, इन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उस तरीके से अगर मैं बात करूँ लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की, राम मनोहर लोहिया की, चौधरी देवीलाल की, चौधरी चरण सिंह की, इन तमाम नेताओं की बात करूँ जब ये विपक्ष में थे, जब ये आंदोलन करते थे तो सरकारें हिलती थी। लेकिन अब उस तरीके के आंदोलन भी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए भी सरकारें मनमानी करती हैं, लोग ऐसा भी सोचते हैं। जनता ताकत के साथ जुड़ना चाहती है आपके साथ में, लेकिन आप लोग ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। जिस तरीके के आंदोलन मैंने कहा कि उन नेताओं ने किए, उनकी सभाओं में भीड़ होती थी, वो जब चलते थे तो लाखों लोग चलते थे। वो जो मॉड्यूल है, वो विपक्ष का जो मॉड्यूल है, वो खत्म हो गया। लोग डरते हैं कि अगर विपक्ष के साथ चले गए, सरकार नहीं बनी, उनको भी डर होता है, उनको भी अपने छोटे-मोटे काम करने होते हैं बेचारों को। वो डर है, वो डर खत्म नहीं कर पा रही है विपक्ष। तो मेरे कुछ मित्र हैं यूपी में, मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई है। जब वो नेता थे, जब वो विपक्ष की भूमिका में होते थे या पक्ष की भूमिका में होते थे, उस समय समाजवादियों का एक अलग हो रहा था, ज़मीन पे बैठकर काम करते थे वो लोग। लोगों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन अब के जो समाजवादी नेता हैं, वो एसी के कमरों में बैठ के नेतागिरी करने लगे हैं। वो जो जोश था, जो सड़कों पर खून बहता था समाजवादियों का, विपक्ष की भूमिका के नाते और पक्ष में होते थे, तब भी अपने लोगों के लिए लड़ते थे, वो नज़र नहीं आता। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे धर्मेंद्र यादव जी आज हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और भी कई स्टेटों में चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि अब इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है, कौन-कौन से स्टेट में और कितनी-कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? जहाँ तक आने वाले समय में चुनाव का सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि हम लोग किस रूप में चुनाव में जाएँगे। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश के घोसी के लोगों ने शुरुआत कर दी है, इंडिया गठबंधन की जीत की। देश के विभिन्न प्रांतों में अन्य चुनाव भी हुए, वहाँ एनडीए गठबंधन की तुलना में इंडिया गठबंधन के हमारे साथी ज़्यादा जीत के आए हैं। और यूपी में जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। समाज का कोई वर्ग नहीं बचा जिसका व्यापक समर्थन न मिला हो। जो बड़बोले लोग थे, जो घमंड में लोग थे, जो सत्ता लोलुप लोग थे, उनको जनता ने पूरी तरह से नकारा और समाजवादी पार्टी की नीतियों को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि देश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को बहुत मजबूती देने का काम हमारे घोसी की जनमानस ने किया है। और ये घोसी तो शुरुआत है। मुझे यकीन है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय हमारे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो इसी तरह की ऐतिहासिक जीत जीतेंगे। धर्मेंद्र जी, जब राजनीति की बात करें तो अभी जो केंद्र ने महिला आरक्षण बिल को पास किया है, इस पे क्या कहेंगे? लोग बड़े उत्साहित हैं महिलाओं की जो भागीदारी है उसको लेकर। क्या इसमें आरक्षण का भी कोई मुद्दा रहेगा क्या? किस तरीके से सीटों का बँटवारा होगा? क्योंकि जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को सीटें दी जाती हैं, जनरल में चली जाती हैं सीटें, क्या महिलाओं के लिए भी इसी तरीके की कोई प्रणाली रहेगी या फिर कुछ अलग रहेगा? और ये कब से लागू होगा महिला आरक्षण? क्योंकि पूरा देश भ्रमित है, किसी को लग रहा है कि 2023 के अभी क्योंकि हमारे वहाँ चुनाव हैं, कई महिला प्रत्याशियों को लग रहा है कि अभी से लागू हो जाएगा, कई को लग रहा है कि 24 में लागू होगा। ये कब तक लगने की संभावनाएँ हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ, ये पूरी तरह से न केवल महिलाओं के साथ, क्योंकि जहाँ 9.5 साल की उनकी सरकार है, 6 महीने का कार्यकाल बाकी है। नियत नहीं थी बीजेपी की, नियत आज भी नहीं है। अगर नियत होती तो समय से भी पास करते और समय से पास करके उसको लागू भी करते। पास आज कर रहे हैं, विशेष सत्र बुला के कर रहे हैं, नई संसद भवन के पहले दिन उस बिल को पेश कर रहे हैं, लेकिन लागू करेंगे 29 में। तो 29 में लागू होना था तो विंटर सेशन में भी पास हो सकता था, उसके अगले सेशन में भी पास हो सकता था। अगर करने की नियत होती तो बहुत पहले पास हो जाता। बीजेपी के लोग केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करते रहे, उनकी पुरानी आदत है। जो लोग बीजेपी को लोगों को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं और मैं समझता हूँ देश की हमारी जागरूक महिलाएँ, विद्वान महिलाएँ, जिन्होंने देश के निर्माण में, देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में बहुत बड़े-बड़े योगदान दिए हैं। आज महिलाएँ कहाँ नहीं हैं? आज देश की राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री से लेके और न केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बल्कि हर जगह महिलाओं ने अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के दम पर देश का सम्मान भी बढ़ाया है
और देश की विकास तरक्की में अपना योगदान भी दिया है। वो महिलाएँ भी इस बात को समझ रही हैं कि चुनावी बिल के तौर पे लाया गया है। ये चुनावी बिल है। अगर ये बिल समय से आता तो शायद 24 में लागू होता, लेकिन 24 में लागू नहीं करना था तो 29 के लिए इंतज़ाम कर दिया। लेकिन चूँकि इस बार चुनाव का मुद्दा बनाना है, लेकिन बीजेपी के लोग ये भूल गए, इस देश की आबादी के तकरीबन 80-85% महिलाएँ वो हैं, महिलाओं में भी वो महिलाएँ हैं 85% जो समाज के पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो दलित वर्ग से आती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, जो आदिवासी वर्ग से आती हैं। लगातार श्रद्धेय नेताजी ने, श्रद्धेय शरद जी ने, आदरणीय लालू जी ने जिन सवालों को उठाया था, वो सवाल आज भी ज़िंदा हैं। वो सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं और जिस रूप में ये बिल पेश किया गया है, इससे पूरी तरह से मैं समझता हूँ, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलित वर्ग के लोगों में, माइनॉरिटी के लोगों में, सबके साथ अन्याय किया है और इस अन्याय को लोग नहीं भी स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। जब आपकी राजनीति के बारे में मैं बात कर रहा था, कुछ आपके संसद के मैं भाषण सुन रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था कहीं अखबारों के पन्नों में, आप आरक्षण को लेके बड़े मुखर रहते हैं। चाहे वो और दूसरी बात जातीय जो जनगणना है, उसको लेकर भी आप मुखर रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार आज तक जातीय जो जनगणना है, उसके आंकड़े पेश नहीं करती, ना सदन के पटल पे पेश करती है, ना जनता के सामने, और आरक्षण का यदा-कदा मुद्दा उठता है। अब भी मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में देख रहा हूँ, कई कॉलेज में जब भर्तियाँ आती हैं, तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के पद लगभग गायब से हैं। देखिए, बीजेपी के लोगों की नीयत नहीं है कि समाज के लोग, पिछड़े लोग अपना हक और अधिकार पा सकें। मंडल आयोग की रिपोर्ट रही हो या बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी, इन व्यवस्थाओं की लगातार अवहेलना करने का काम बीजेपी के लोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ और समाज के उन लोगों को चेताना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोगों का विश्वास और भरोसा न बाबा साहब में रहा, न संविधान में। और आप 24 में अगर कहीं से सरकार बीजेपी की बनती है, तो निश्चित तौर पे देश के संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। चूँकि समाज के शोषित पीड़ित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, सुविधाओं से वंचित रहे हैं, अवसरों से वंचित रहे हैं, समाज में शोषण का शिकार हुए हैं, उन लोगों की आवाज़ को हमेशा समाजवादियों ने बुलंद किया। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी उस समय कहते थे 50 और 60 के दशक में, सन सोपा ने बांधी गाँठ पिछड़े पावे 100 में 60। श्रद्धेय नेताजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया ये पिछड़ों को न्याय दिलाने में, दलितों को न्याय दिलाने में, महिलाओं को न्याय दिलाने में। क्योंकि हम समाजवादियों ने बचपन से हम लोगों के दिल में कूट-कूट से भरा गया है कि समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। चाहे वो लिंग के संबंध में हो, चाहे वो भाषा के संबंध में हो, चाहे रंग रूप की असमानता हो, चाहे वो पढ़ाई की, चाहे वो जाति की, किसी भी रूप का अन्याय अत्याचार है तो खत्म होना चाहिए। नेताजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसी चीज़ों को लेकर और उसी लड़ाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज के दौर के हिसाब से, जहाँ बीजेपी के लोग एनडीए एनडीए का नारा देते हैं, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया पीडीए का, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। उनको न्याय और हक दिलाने की वो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ, मुखरता के साथ न केवल लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि समाजवादियों के सहयोग से जब कभी भी सरकार बनाने का मौका आएगा, तो न्याय दिलाएंगे। जहाँ तक आपने एक सवाल किया, जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? जाति जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछूंगा, कहूँगा कि वो सुने 2010 के जो स्पीच, जो बहस हुई थी संसद के अंदर, जो उस समय के नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उपनेता हुआ करते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज के देश के रक्षा मंत्री जी हैं, माननीय राजनाथ जी ने क्या-क्या भाषण दिए थे और आज क्या वो अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए जबकि मंत्रिमंडल के ज़िम्मेदार पद पर हैं? नंबर 2 और 3 के गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर। आज वो बताएँ, आज वो बातें अपनी कहाँ भूल गए? क्या वो बातें केवल चुनाव की बातें थी? क्या वो बातें उस समय केवल विपक्ष के तौर पे थी? आज जब वो सत्ता में आ गए हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जाति जनगणना के मुद्दे पे जहाँ बीजेपी के लोग उस समय कहते घूम रहे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और आज वो संसद के अंदर जवाब दे रहे हैं कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की असेंबली में जवाब दे रहे हैं कि नहीं करेंगे। ये घबराते इसलिए हैं धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल 50% से ज़्यादा देश में पिछड़े हैं। हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हैं बड़ी तादाद में, अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी तादाद में हैं। जिस दिन इनकी संख्या का आकलन और गणना होकर संसद की पटल पे आएगा या सार्वजनिक होगा,
उस दिन बीजेपी के लोगों की राजनीति बंद हो जाएगी। और देश के पिछड़े लोगों को ये समझना चाहिए, मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने बहुत पिछड़ों का नारा दिया, बहुत पिछड़ों का नारा दिया और नारा देके सरकार भी बनाई, बड़ी-बड़ी बातें भी की कि प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने देश के पिछड़ों के साथ न्याय किया? क्या जाति जनगणना कराई? क्या महिला आरक्षण का बिल जो कितने समय से संघर्ष चल रहा था, श्रद्धेय नेताजी ने कितना संघर्ष किया। आरडी लालू जी ने, स्वर्गीय शरद यादव जी ने कितना संघर्ष किया। उसके बाद जब आरक्षण का बिल आया तो उसमें महिलाओं को, पिछड़ों को गायब, अल्पसंख्यकों को गायब, अनुसूचित जाति की महिलाओं को देने की बात जरूर की, लेकिन उन्हीं के कोटे में से की, कुछ नया उनके साथ नहीं किया। उन्हीं के तो कोटे में काट के करने की बात की है इस बिल में। गुमराह किया जा रहा है लोगों को। पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है और इस बात को देश के पिछड़े, देश के अल्पसंख्यक, देश के दलित भाई, देश के हमारे अनुसूचित जाति के लोग समझ रहे हैं इस बात को। धर्मेंद्र भाई और गांव में जवाब बैठा देंगे, जवाब देंगे लोग, चुनाव आने दीजिए। धर्मेंद्र भाई गांव में बैठा हुआ आदमी इस चीज को नहीं समझता, लेकिन जो विपक्ष में इंडिया का जो अब नया मॉड्यूल बना है, आपका एक फ्रंट बन के आया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लच्छेदार भाषा में और आसान शब्दों में अपनी बात को जनता तक पहुंचा देते हैं, इंडिया गठबंधन में और विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष के जो नेता हैं, उन आसान शब्दों में जनता तक वो चीजें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या कारण है ये कि आप सही भी हैं, लेकिन आपकी बात पे जनता भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि जो भाषा है वो आसान नहीं है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। एक से एक अनुभवी, एक से एक विद्वान, एक से एक वो लोग जिन्होंने अपने-अपने प्रांतों में या दिल्ली की सरकार में जब उन्हें मौका मिला, बड़े-बड़े काम करने वाले लोग हमारे इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और आप इस बार परिवर्तन देखोगे। हम आपकी इन बातों से सहमत नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं स्वीकार कर सकता हूँ, उनके झूठ या उनके वादों पे लोगों ने भरोसा कर लिया था। ये सच है, भरोसा कर लिया था क्योंकि उन्होंने वादे कुछ ऐसे कर दिए थे कि महँगाई खत्म करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, स्विस बैंक का सारा पैसा देश में लौटाएगा, पूरे देश के लिए वादे किए, हम देश नहीं बिकने देंगे। लेकिन आज जनता महसूस कर रही है, जो लोग वादा कर रहे थे देश नहीं बिकने देंगे, देश के 2 हाथों में पूरा देश बेच दिया है। जो लोग वादे कर रहे थे कि स्विस बैंक का पैसा लौटेगा, पैसा छोड़िए, जो लोग पैसा ले गए हैं देश की बैंकों का, स्विस बैंक की तो बात छोड़िए, हमारे देश की बैंकों का जो पैसा लेके भागे, वो भी आज तक लौट के नहीं आए। 2 करोड़ रोज़गार देने की हर साल जहाँ बात हुई थी, आज 10 साल की सरकार में 20 करोड़ रोज़गार मिले थे। वो देख रहे हैं आज हमारे नौजवान, नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, प्राइवेटाइज़ेशन के नाम पर लगातार रोज़गार घट रहे हैं, अवसर रोज़गार के। जो लोग रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहे थे, किसान हमारे महसूस कर रहे हैं कि बातें की गई थी 2022 आते-आते देश के किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। आज 23 आ गया है। हमारे यूपी के तो सारे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही, राजस्थान में कहीं दूनी हुई हो तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। धर्मेंद्र भाई, लोग ये कहते हैं कि ताकत के साथ में अगर किसी चीज का विरोध प्रदर्शन किया जाए तो और ताकत मिलती है। मैं राजनीति को बहुत गहरी नज़र से देख रहा हूं, आपने सारी बातें कही, लेकिन विपक्ष की भूमिका के नाते जितने भी फ्रंट हैं, इन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उस तरीके से, अगर मैं बात करूं लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की, राम मनोहर लोहिया की, चौधरी देवीलाल की, चौधरी चरण सिंह की, इन तमाम नेताओं की बात करूं, जब ये विपक्ष में थे, जब ये आंदोलन करते थे तो सरकारें हिलती थी। लेकिन अब उस तरीके के आंदोलन भी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए भी सरकारें मनमानी करती हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं। नहीं, लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये जो गठबंधन हमारा बन के तैयार हुआ है, 26 दलों का, ये गठबंधन ऐसा ऐतिहासिक परिणाम लाएगा देश के जनमानस के आशीर्वाद से। जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं है, जनता हर चीज़ को बारीकी से देखती है और महसूस करती है। जनता को याद है जो वादे इन्होंने किए थे, जनता को याद है जो उन्होंने बातें की थी और बातों के बाद और चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद, चुनाव के घोषणा पत्र में और बाद में सरकार की नीतियों में कितना अंतर है, जनता महसूस कर रही है और परिवर्तन आएगा। 24 का चुनाव आप देखोगे। परिवर्तन आएगा धर्मेंद्र भाई, मैं बात ये कह रहा हूं कि जनता ताकत के साथ जुड़ना चाहती है आपके साथ में, लेकिन आप लोग ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। जिस तरीके के आंदोलन मैंने कहा कि उन नेताओं ने किए, उनकी सभाओं में भीड़ होती थी, वो जब चलते थे तो लाखों लोग चलते थे। वो जो मॉड्यूल है, वो विपक्ष का जो मॉड्यूल है, वो खत्म हो गया। लोग डरते हैं कि अगर विपक्ष के साथ चले गए, सरकार नहीं बनी, उनको भी डर होता है, उनको भी अपने
छोटे-मोटे काम करने होते हैं बेचारों को, वो डर है, वो डर खत्म नहीं कर पा रही है विपक्ष। अब रैलियाँ शुरू होने दीजिए, रैलियाँ शुरू होने दीजिए इंडिया गठबंधन की। आप महसूस करोगे जो बात आज आप कह रहे हो, आपसे 2 महीने, 3 महीने बाद जब 10-5 रैलियाँ हो चुकी होंगी, तब मैं आपसे बात कर लूँगा इस मुद्दे पर। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं कि मैं जब समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर रहा था, मेरे कुछ मित्र हैं यूपी में, मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई है। जब वो नेता थे, जब वो विपक्ष की भूमिका में होते थे या पक्ष की भूमिका में होते थे, उस समय समाजवादियों का एक अलग हो रहा था, ज़मीन पे बैठकर काम करते थे वो लोग। लोगों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन अब के जो समाजवादी नेता हैं, वो एसी के कमरों में बैठ के नेतागिरी करने लगे हैं। वो जो जोश था, जो सड़कों पर खून बहता था समाजवादियों का, विपक्ष की भूमिका के नाते और पक्ष में होते थे, तब भी अपने लोगों के लिए लड़ते थे, वो नज़र नहीं आता। नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जो लोग भी कह रहे हैं आपसे वो उनको या तो जानकारी नहीं है या पूरी जानकारी वो करना नहीं चाहते। खून समाजवादियों का आज भी बह रहा है। खून आज भी बह रहा है, आज भी हमारे नौजवान सड़कों पे हैं। जहाँ तक लाठी की बात है, सड़कों के संघर्ष की बात है, तो मैं दूर क्यों जाऊँ, मैंने खुद खून अपना बहाया है। मैंने देखा आपका संसद में जब आप आपके खून बहाया है, तो मैं इधर-उधर की बातों में क्यों जाऊँ और मैं ही नहीं, मेरे ऐसे हज़ारों नौजवान खून बहा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि मीडिया की निगाह में वो लोग इस समय आ ज़रूर रहे होंगे, लेकिन मीडिया की मजबूरियाँ हैं, वो नहीं दिखा सकते। वो दिखाएँगे तो शायद उनका गोदीपन कुछ कम ना हो जाए। हाँ, गोदीपन से मुझे याद आया कि इंडिया का जो गठबंधन बना है, इसमें इंडिया ने कई जो एंकर हैं या कई जो चैनल हैं, उनका बायकॉट किया है। वो क्यों किया है? एंकर या मीडिया का जो मैं समझता हूँ भूमिका है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। जब एंकर ही पार्टी के प्रवक्ता बन जाएँगे, तो फैसला यही होगा और यही फैसला स्वर्गीय नेताजी ने भी एक बार लिया था। जब उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े अखबार थे, उन अखबारों का समाजवादियों ने बहिष्कार कर दिया था। 1994 में। गलत खबरों को दिखाया जा रहा था, गलत तरीके से पेश किया जा रहा था, नेताजी की छवि को गलत तरीके से जब पेश किया गया तो समाजवादियों ने फैसला लिया था। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने आह्वान किया था, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था, शायद कक्षा 7 या 8 का स्टूडेंट रहा हूँगा, 1994 की बात है। लामा टीनियर का मैदान था लखनऊ का, उसमें स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने आह्वान किया था और पार्टी के पूरे सम्मेलन ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था और फैसला लिया था, फिर उन अखबार के लोगों को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा, सुधारना पड़ा। आने वाले समय में हो सकता है कुछ इस तरह का परिवर्तन आप देखोगे। धर्मेंद्र भाई, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि दर्शकों को ये पता लगे, क्योंकि आप और अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, साथ में बचपना जिया है। और जब 2 भाई बड़े होते हैं, एक ही घर में होते हैं, एक ही परिवार में होते हैं, तो प्यार-मोहब्बत तो होती रहती है। कभी आपस में उस समय झगड़ा हुआ क्या? ऐसा लगा हो कि यार भाई, मतलब जो भाई-भाइयों के बीच में होता है मोहब्बत वाला झगड़ा, बाद में अब याद आता हो तो लगता हो कि यार वो हुआ था कुछ। नहीं, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बचपने वाला झगड़ा। अरे वो बचपने का भी नहीं, ना बड़े का, ना कभी नहीं। अच्छा। और नहीं हुआ ये बात की लोगों को दिक्कत है। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।